हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल QCC ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, कल आपका बीएड फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम है और सब्जेक्ट कोड है 115। दोस्तों, पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसमें यूनिट 1, 2, 3, 4 और 5 यूनिट तक कवर किया गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, सिर्फ आपसे मेरा एक ही निवेदन रहता है कि जब भी वीडियो को देखें, यदि कोई क्वेश्चन बाय मिस्टेक हो जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया, वहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा और जितने भी दोस्त आपके ग्रुप में हैं उन सभी को इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि आने वाले समय में 22 जुलाई से बीपीएससी का मॉडल पेपर कराया जाएगा और साथ ही साथ सीडीपी के भी प्रैक्टिस सेट इस पर आपको देखने को मिलेंगे। शिक्षक एंड टीचिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैनल आपके लिए है और इस पर यदि आप ही गए हैं तो पूरी चैनल पर बने रहें। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, देखिए ध्यान से, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, नेशनल लिटरेसी मिशन 5 मई 1988 को शुरू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है, देश में संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को दोस्तों देश में संविधान लागू हुआ। ये क्वेश्चन आप लॉक कर देंगे देखते ही एग्जाम हॉल में। आपको बता दें, अगर पूछा जाए कब बना दोस्तों, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के दोस्तों तैयार हो गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन दोस्तों है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। दोस्तों, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस धारा में है? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है धारा 45 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। दोस्तों, इसी के अंतर्गत बता दें 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करता है। मतलब जो शिक्षा है दोस्तों, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करता है। ये कहे थे कौन? अरस्तु महोदय ने। अगला क्वेश्चन है बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया था। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया था। अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान में शिक्षा क्या है? दोस्तों, भारतीय संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची में, किसमें है? समवर्ती सूची में है भारतीय संविधान में शिक्षा। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का बिल सरकार के सामने किसने रखा था? दोस्तों, सबसे पहले जो प्राथमिक शिक्षा का बिल था वो गोपाल कृष्ण गोखले ने सरकार के सामने रखा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों है सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों, यहाँ पे 2001 होगा। ठीक है, लेकिन 2000 से 2001 के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत में सर्वप्रथम ईसाई मिशनरी कब आई थी? तो दोस्तों पुर्तगालियों के द्वारा ईसाई मिशनरी आई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी प्रवेश कब किया था? दोस्तों, प्रवेश की बात करें तो 1613 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी प्रवेश किया था। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए शिक्षा में शनाई सिद्धांत लागू किया, तो छनाई सिद्धांत किसने लागू किया? जन शिक्षा हेतु लागू हुआ था। दोस्तों, इसे किसने लागू किया, किसने बताया था? तो मैगाले ने बताया था कि शिक्षा शनाई सिद्धांत को दिया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित थे? दोस्तों, जो लॉर्ड मैकाले थे वो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है ऊड आज्ञा पत्र प्रकाशित कब हुआ था? दोस्तों, 19 जुलाई 1854 में दोस्तों क्या हुआ था? ऊड आज्ञा पत्र जारी हुआ। देखिए यहाँ पे 19 जुलाई आपका हुआ था 1954 में ऊड आज्ञा पत्र। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बनता है सर चार्ल्स के द्वारा ये ऊड आज्ञा पत्र जारी हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद हो, यहाँ 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है कि अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों, थॉमस बैंगिंगटन मैकाले ने दिया था अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है राधा कृष्ण आयोग की सिफारिश किससे संबंधित है? दोस्तों, राधा कृष्ण जो थे, जो इनका आयोग था, वो सिफारिश था उच्च शिक्षा से। किससे था? उच्च शिक्षा से। आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन शिक्षा के अनौपचारिक साधन नहीं है। दोस्तों, अनौपचारिक साधन नहीं है
क्योंकि अनौपचारिक साधन वो होता है जो सीधे हम आपस में बात करके नहीं पढ़ सकते। दोस्तों परिवार और समाज जो अनौपचारिक साधन नहीं, क्योंकि परिवार में भी हम सीधे शिक्षा ग्रहण करते हैं और समाज में भी सीधे शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो ये दोनों औपचारिक अनौपचारिक साधन नहीं है, ये औपचारिक में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है। देखिए सबसे पहले आप जानते भी हैं। और बालक प्रथम विद्यालय, मतलब बालक का ये प्रथम विद्यालय किसने कहा दोस्तों? पेस्टालोजी ने कहा था कि परिवार जो है शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान माना जाता है और बालक का प्रथम विद्यालय परिवार ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बालक का मस्तिष्क कोरी प्लेट की तरह है, यह कथन किसने कहा था? दोस्तों रूसो ने कहा था कि जो बालक का मस्तिष्क होता है वह कोरी प्लेट की तरह होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, NEP 2020 का मसौदा किस समिति ने तैयार किया? दोस्तों NEP का फुल फॉर्म होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसका दोस्तों जो अध्यक्षता है कस्तूरी रंजन जी की समिति ने किया था। अगला क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा। दोस्तों ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो स्तर है यही है 5-3-3-4, यानी कि 53-34 से याद कर सकते हैं। इसमें 5 में कौन सी स्कूलिंग कहा गया? दोस्तों जो 5 है उसको प्री प्राइमरी स्कूलिंग कहा है। किसको? प्री प्राइमरी स्कूलिंग कहा गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? अगला क्वेश्चन है, कौशल विकास कोर्स किस वर्ग से शुरू होता है? जब बालक कक्षा 6 में पढ़ना शुरू कर देता है दोस्तों, तो कौशल विकास कोर्स वहाँ से शुरू हो जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति में कम से कम किस वर्ग तक मातृ शिक्षा देना है? दोस्तों बता दें कि जो नई शिक्षा नीति हमारी लागू हुई है उसमें कक्षा 5 तक दोस्तों बच्चों को ना मातृभाषा में शिक्षा देना, क्योंकि जो गांव का लैंग्वेज होता है उसमें बालक अच्छी से समझ जाता है, उसे सीखने में से कोई दिक्कत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आपका है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसको MHRD कहते हैं। फुल फॉर्म इसका होता है मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स ऑफ डेवलपमेंट। इसका नाम बदल के दोस्तों अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, या पूछ दिया गया शिक्षा मंत्रालय किसका नाम परिवर्तन हुआ था दोस्तों? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या आपका? अगला क्वेश्चन, भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? तो 64.6% भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? आपको बता दें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है उसका उद्देश्य है सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा यहाँ पे जवाब आपका है। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति कितने वर्ष बाद बदलाव हुआ है? यानी कि 1986 के बाद दोस्तों 34 वर्ष के बाद 2020 में ये क्या हुआ? बदलाव हुआ है। यानी कि इसके पहले क्या थी? 1986 थी और 1986 के बाद दोस्तों 2020 में ये लागू हुआ नई शिक्षा नीति, जो 34 वर्ष बाद बदलाव हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नई स्कूल मूल्यांकन योजना कब लागू होगी? दोस्तों कब लागू होगी? तो बताया 2022-23 में लागू होगी। और ये 2 सन जब भी आप देखते हैं आपके दिमाग में चलना चाहिए दोस्तों, कभी भी सत्र हम लोग का ना 1 अप्रैल से शुरू होता है। कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से कब तक चलता है दोस्तों? 31 मार्च तक। अब ये आप समझेंगे, मान लीजिए 1 अप्रैल में आपका 2022 है दोस्तों, तो दिसंबर के बाद क्या हो जाएगा? 2023 हो जाएगा। तो हमेशा जो हमारा हिंदी कैलेंडर है वो 2 वर्षों को लेके चलता है। जो 1 तारीख को आप हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं वो हमारा कैलेंडर नहीं, अंग्रेज़ का कैलेंडर है, ठीक है ना, उसको आप लोग सेलिब्रेट करते हैं। हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, इसे वित्तीय वर्ष के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पहली पुस्तक कब छापी गई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1957 ईस्वी में दोस्तों भारत में पहली पुस्तक छापी गई थी। भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता, दोस्तों नागरिक सेवा जो है उसके जन्मदाता किन्हें माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। यानी जो नागरिक सेवा दोस्तों उसके जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, शिक्षा वर्ष 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है। तो दोस्तों जो 6 वर्ष तक बच्चे होते हैं उन्हें पूर्व प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पूर्व शिक्षा का उद्देश्य बालकों का विकास किस चीज़ से विकास करना? सांवेगिक विकास, बौद्धिक विकास और शारीरिक विकास। अगर तीनों ऑप्शन आपको देखने को मिला तो उपरोक्त सभी आराम से आप लगा देंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका, भारत में प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। जो शिक्षा होती है दोस्तों प्राथमिक शिक्षा, उस सरकारी और गैर सरकारी दोनों संगठनों द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा आयोग, इसे हंटर कमीशन के नाम से भी जानते हैं, 1882 में प्राथमिक शिक्षा के 2 उद्देश्य निश्चित किए। कितने दोस्तों? 2 उद्देश्य। तो आपसे पूछा जाए कि हंटर कमीशन या भारतीय शिक्षा आयोग प्राथमिक शिक्षा कितने उद्देश्य दिए? तो 2 उद्देश्य दिए।
और दोस्तों क्या क्या उद्देश्य था? जन शिक्षा का प्रचार और व्यवहारिक जीवन का शिक्षा। अगला क्वेश्चन है AICEE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, हरटांग समिति ने प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में सबसे पहले 1929 में ध्यान आकर्षित किया था। तो यहाँ 2 क्वेश्चन मिलता है, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में सबसे पहले किस समिति ने ध्यान आकर्षित किया? तो हरटांग समिति ने। हरटांग समिति का स्थापना कब हुआ दोस्तों? तो कब उन्होंने ध्यान दिया था? 1929 में। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण और शहरी शिक्षकों का अनुपात कितना होता है? दोस्तों 2:6 होता है। ग्रामीण में यदि 2 शिक्षक किसी विद्यालय में है तो शहरों में दोस्तों 6 माना जाता है, इसी को 2:6 कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, भारत में 826 भारतीय और गैर भारतीय तथा 1642 बोलियां बोली जाती हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ दोस्तों 6 से यहाँ देखिए 14 होगा। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? दोस्तों गांधी जी, महात्मा गांधी जी ने 6 से 14 वर्ष, और अनिवार्य शिक्षा भी यही दिए थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कितने वर्ष के बालक आते हैं? दोस्तों माध्यमिक शिक्षा में क्या होता है? 14 से 18 वर्ष के बालक आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में माध्यमिक शिक्षा के कितने वर्ष तक विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है? दोस्तों 14 से 18 वर्ष बालक बालिकाओं को शिक्षा दी जाती है। ये माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थी होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत प्रशासन के दृष्टिकोण से विश्वविद्यालय पाए जाते हैं। दोस्तों विश्वविद्यालय जो होते हैं, पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, जैसे मान लीजिए आपका BHU है, ALU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये सब केंद्रीय विद्यालय है। राज्य विद्यालय दोस्तों क्या, जैसे मान लीजिए DDU आपका राज्य विद्यालय है, और एक होता है डीम्ड विश्वविद्यालय। 3 विश्वविद्यालय होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षण संस्थान में सकल नामांकन का अनुपात का लक्ष्य दोस्तों कितना? 50% रखा गया। और ये कब तक रखा गया? तो दोस्तों ये लक्ष्य जो है 2035 तक रखा गया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन का जो अनुपात होगा वो 50% तक रखा गया 2035 तक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तापस ममुदार समिति स्थापित कब हुआ? दोस्तों 1999 में हुआ। तो दोस्तों यहाँ तक आपका यूनिट 1 समाप्त हुआ। अब चलते हैं यूनिट 2 में, और यूनिट 2 के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपका यूनिट 2 शुरू होता है, और यहाँ पे आपका सबसे पहला ही क्वेश्चन बनता है, संविधान के किस संशोधन में शिक्षा को मुफ्त एवं अनिवार्य किया गया? दोस्तों जब भी ये पूछे तो आपको याद होना चाहिए 86वें संविधान संशोधन में जो शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य दिया गया, सन पूछे दोस्तों 2002 में संशोधन हुआ था। ठीक है, या इसको दिया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ICDS का पूरा फॉर्म क्या है? दोस्तों इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका योजना कब शुरू हुई थी? यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई थी? दोस्तों 2004 में की गई थी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो जब भी आपसे एक सर्व शिक्षा अभियान की बात हो दोस्तों, तो पहला होता है, यहाँ देखिए यहाँ से आता है पूर्व बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा। दूसरा शिक्षा, दूसरा लड़कियों की शिक्षा, तीसरा अनुसूचित जाति जनजाति की शिक्षा, यानी सभी के बारे में यहाँ पे कहा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान के घटक के रूप में स्वीकार किया गया। दोस्तों DEP के रूप में स्वीकार किया गया। DEP का मतलब होता है डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम। दोस्तों DEP का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम। आराम से आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों दूर शिक्षा कार्यक्रम। कितना? दूर शिक्षा कार्यक्रम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निजी स्कूलों में पिछड़े वर्ग बच्चों को कितनी आरक्षित प्रावधान है? दोस्तों मैंने 25 जो सीटें लिखी है, मतलब होता है 25%। कितना? 25% का आरक्षण मिलता है OBC को। 25 सीटें मतलब क्या हुआ? 100 सीट में दोस्तों 25 सीट मिलता है किसको? पिछड़े वर्ग को। और 25% मतलब हुआ 25%। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन, निजी क्षेत्र में प्रत्येक विद्यालय में कमजोर वर्ग के विद्यार्थी का प्रतिशत है दोस्तों, कितना प्रतिशत है? 2% है। कितना है? 2%। यानी किसी भी निजी क्षेत्र में प्रत्येक विद्यालय में कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भी आरक्षण रखा गया। जो कमजोर विद्यार्थी भी पढ़ सकते हैं, 2% विद्यार्थियों के लिए रखा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
शिक्षा का अधिकार कानून पर कब लागू किया गया? दोस्तों वर्ष 2010 में जो शिक्षा का अधिकार है कानून कब लागू किया गया था? अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की विशेषता क्या है? दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा, पहला आपका है बच्चों के बोर्ड परीक्षा का अनिवार्यता। तो दोनों आपके ध्यान में होना चाहिए कि बच्चों को बोर्ड परीक्षा अनिवार्य है देना, जैसे हाई स्कूल का होता है, इंटरमीडिएट का होता है, और दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क शिक्षा देना है। और यहाँ पर एक चीज़ और है, 2% तक आरक्षित वर्ग के लिए सुरक्षित, यानी 2% जो आरक्षित वर्ग है उनको भी सुरक्षा दिया जाएगा। तो शिक्षा के अधिकार के ये 3 नियम आप ध्यान से देख लीजिएगा, ऑप्शन में देखने को मिलेगा, आप आराम से लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत छात्र शिक्षा का अनुपात है दोस्तों 30%। अब यहाँ बात समझिएगा, छात्र शिक्षक का अनुपात यानी कि 30% छात्र पर दोस्तों एक शिक्षक रहेंगे, यही रेशियो होता है 30 संबंधे 30%। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा अधिनियम के तहत पिछड़े वर्ग के आरक्षित सीट, दोस्तों 25% मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिक्षक को सप्ताह में स्कूल में रहना चाहिए। सप्ताह में कितने समय रहना चाहिए दोस्तों? 45 घंटा उसे स्कूल में रहना चाहिए। यानी जो आपका क्लासेस है दोस्तों, आप जैसे सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 6 दिन में दोस्तों कम से कम विद्यालय 45 घंटे चलने चाहिए 6 डेज में। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, दक्षता का विधान कितने तरीकों से होता है? दोस्तों 2 तरीकों से। दक्षता विधान कितने? 2 तरीकों से होता है। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास का लक्ष्य कब प्रभावित हुआ, कब प्रकाशित हुआ? दोस्तों कब प्रभावी हुआ? प्रभावी यहाँ देखिए ध्यान से, तो 2016 में जो सतत जो आपका है कंटिन्यूअस डेवलपमेंट का जो टारगेट था वो प्रभावी कब हुआ दोस्तों? तो 2016 में प्रभावी हो गया। अगला क्वेश्चन है, सहस्त्राब्दी विकास सम्मेलन आयोजित किया गया दोस्तों सन 2000 ईस्वी में। कौन? सहस्त्राब्दी विकास सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 17। कितना है? 17। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, सतत विकास लक्ष्य को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया? दोस्तों वर्ष 2030 तक लक्ष्य रखा गया है कि सतत विकास योजना को पूरा कर सकें। देखिए दोस्तों क्वेश्चन किस तरह बनता है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे एक प्रश्न और बन सकता है, 2030 तक किस लक्ष्य को पूरा करने की बात की गई है? तो दोस्तों सतत विकास के लक्ष्य की बात की गई है। तो आप क्वेश्चन दोनों तरह से बना सकते हैं, ऑप्शन से क्वेश्चन, क्वेश्चन से ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, सतत विकास का लक्ष्य 2030 80 नहीं 2030 से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2030 है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सतत विकास लक्ष्य 2030 के लक्ष्य के मापन में कितने उद्देश्य है दोस्तों? कितना ऑब्जेक्ट रखा गया? 169, यानी कि यहाँ पे 169 लक्ष्य रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू हुआ? दोस्तों मध्याह्न की बात करते हैं तो इसे कहते हैं MDM, इसे कहते हैं मिड डे मील स्कीम। क्या? मिड डे मील। कब शुरू हुआ था दोस्तों? 15 अगस्त 1995 से MDM का शुरुआत हुआ था। MDM इसका दोस्तों उद्देश्य क्या था? MDM का उद्देश्य नामांकन में वृद्धि, पोषण स्तर बढ़ाना और रोकना। जैसे मान लीजिए कि जब हम MDM यानी बच्चे को भोजन मिलेगा फ्री में स्कूल में, दोपहर का जो खाना मिलेगा वो भी 7-6 दिन जो होते हैं दोस्तों अलग अलग खाने मिलेंगे। आप देखते होंगे MDM का जो चार्ट लगा होता है, प्राइमरी स्कूल में चले जाएंगे इस प्रकार से, तो बच्चों के नामांकन में वृद्धि होगी। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चों को कुछ सुविधा नहीं मिलता, केवल कुछ फैसिलिटी लोग देते हैं, खाने पीने की सुविधा नहीं मिलता है। पोषण स्तर में वृद्धि, बच्चों के किस लेवल से भोजन बनाया जाए ये समय समय पर जांच होता है। और वहाँ पर रोकना, जैसे मान लीजिए कोई बच्चे वहाँ पर रह गए, एडमिशन हो गए, तो उसको रोकने का भी उद्देश्य करता है। ये MDM का इतना बड़ा रोल है। अगर ये चीज़ आपको ऑप्शन में देखने को मिले तो आसानी से लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं, RTE राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 की बात हुई दोस्तों। अब यहाँ से कितने क्वेश्चन मैंने बताया वहाँ देखिएगा। RTE अधिनियम 2009 कब लागू हुआ दोस्तों? 1 अप्रैल 2010 को। पहला क्वेश्चन 1 अप्रैल 2010 को। पहली बार संशोधन कब हुआ? 2012 को। अगर संशोधन की बात करें, जो पहली बार संशोधन कब हुआ RTE, तो दोस्तों 2012 में। लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 में। अगर पूछा जाए कि RTE अधिनियम 2019 का प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है दोस्तों? प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है? तो कक्षा 1 से 8 तक, केवल 1 से 8 तक के बाद शिक्षा के बारे में बात होता है। अगला दोस्तों,
आरटीई अधिनियम लागू करने वाला कौन सा देश? दोस्तों इसके पहले 134 देशों में था, 135वां देश में लागू हो चुका है आरटीई। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों राइट टू एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 कहाँ लागू नहीं होता दोस्तों? नकारात्मक, तो मदरसों में लागू नहीं होता, बौद्धिक पाठशालाओं में लागू नहीं होता, और धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था में लागू नहीं होता है। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि पूछा जाए कि कहाँ लागू नहीं होता दोस्तों, तो मदरसों में नहीं लागू होता आरटीई, बौद्धिक पाठशालाएं जितनी भी बौद्ध धर्म से खुली वहाँ नहीं होता, धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था पे लागू नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आरटीई 2009 अधिनियम शिक्षा का विषय किसमें दोस्तों? समवर्ती सूची का। किससे है? समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009 किस धारा में विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख है? तो दोस्तों अगर धारा की बात करें तो यह धारा 21 है। धारा 21 में दोस्तों इस प्रबंधन समिति की बात हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आरटीई में कक्षा 1 से 5 तक के जो छात्र शिक्षक के अनुपात, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि छात्र शिक्षक का अनुपात 1:30 होना चाहिए। और दोस्तों कार्य दिवस की बात करें तो 200 दिन और दोस्तों 800 घंटे की, यानी अगर बात करें तो 800 घंटे और 200 कार्य दिवस ये होना चाहिए आपका प्राइमरी विद्यालय में, यदि आप कहीं अध्यापक हैं तब। और एक अध्यापक पर 30 बच्चे होते हैं, इसी को दोस्तों 1:30 कहते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? अगला दोस्तों एक क्वेश्चन और बचा इसका, न्यूनतम अधिगम स्तर के शब्द होते हैं, कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिला। यहाँ पे दोस्तों आपका यूनिट नंबर 2 समाप्त होता है। अब चलते हैं यूनिट नंबर 3 में। दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जब शिक्षा के अधिकार की बात करें, अधिनियम कब बना दोस्तों? 2009 में बना था शिक्षा के अधिकार का अधिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, महिला समाख्या कब शुरू हुआ? दोस्तों 1980 में महिला समाख्या शुरू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लड़के की शिक्षा केवल एक व्यक्ति की शिक्षा है, जो लड़का पढ़ता है वो एक व्यक्ति शिक्षा, किंतु लड़की की शिक्षा पूरे परिवार की शिक्षा। यह कथन किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जब लड़के पढ़ते हैं तो केवल एक व्यक्ति के लिए पढ़ते हैं, अपने रूप में पढ़ते हैं, किंतु एक लड़की जब शिक्षा ग्रहण करती है तो पूरे परिवार के लिए शिक्षा ग्रहण करती है। यह कथन किसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अगला क्वेश्चन, छात्र के असंतोष के कारण हम कितने रूप में विभाजित करते हैं? जो छात्र होते हैं उनके कितने असंतोष के कारण होते हैं वो मैं बता दूं दोस्तों, 4 भागों में इसे विभाजित करते हैं। ठीक है, छात्र के संतोष की अवधारणा की विशेषता। संतोष और संतोष मतलब क्या हुआ? यानी कोई भी छात्र अगर किसी भी सिलेबस, किसी पाठ्यक्रम को पढ़ के उसके अंदर संतुष्ट, हाँ चीज़ें मुझे समझ में आ गई, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं इस कोर्स से संतुष्ट हूँ, तो ये चीज़ें संतोष में आती है। तो जातिगत एवं अन्य प्रतिबंध की अस्वीकृति, ये आपकी 2 चीज़ें इसमें आती हैं। अगला क्वेश्चन है, परिवार की महत्ता कम होना क्या कहलाता दोस्तों? धर्म का कम महत्व। जब परिवार की महत्ता कम होती है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बता दें, नहीं सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह था, छात्र संतोष की अवधारणा की विशेषता दोस्तों, तो जातिगत एवं अन्य प्रतिबंधों की अस्वीकृति, परिवार की महत्ता का कम होना और धर्म का कम महत्व कम होना, ये 3 चीज़ें इसमें है। अगर तीनों ऑप्शन देखने को मिलेगा तो आप ये सभी लगा देंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, युवा वर्ग के आंदोलनात्मक विचार एवं कार्यप्रणाली होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं? छात्र असंतोष, युवा क्रियावाद और युवा आंदोलन। अगर मान लीजिए कोई भी युवा वर्ग आंदोलनात्मक विचार करता है तो क्या होता है? कोई विद्यार्थी आंदोलन कब करता है? कोई विद्यार्थी सड़क पे कब उतरता है? अपने हक के लिए आंदोलन कब? यानी जब छात्र क्या रहता है? असंतोष, या युवा क्रियावाद मतलब जो युवा चाहता वो नहीं होता, या युवा आंदोलन, तीनों चीज़ें इसमें आती हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपका, वह मूल्य जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? अर्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्बन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आल, पोर्ट एवं बर्नर के मूल्य दोस्तों कौन से मूल्य? धार्मिक मूल्य में आते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको अगला क्वेश्चन देखने को मिलेगा,
राष्ट्रीय एकता का बाधक तत्व तो नहीं है दोस्तों, नहीं है नकारात्मक शब्द। तो धर्मनिरपेक्षता जो है दोस्तों, ये राष्ट्रीय एकता का बाधक तत्व तो नहीं है, क्योंकि सबको धर्म की उपासना अपने जात धर्म मजहब के बारे में संविधान में स्वतंत्रता की बात की गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारे बड़े संघर्ष के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति की गई, उसकी सुरक्षा और समृद्धि राष्ट्र एकता में परम आवश्यक है। ये शब्द किसने कहा था दोस्तों? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आपको पता है कि जो हम लोगों को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, यानी कि जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो उस समय क्या हुए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री मेरे दोस्तों, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। और वो सभी लोग स्वतंत्रता सेनानी में आते थे। अगला बात करें दोस्तों, भावात्मक एकता कितने पक्ष या पक्ष में होते हैं? दोस्तों 4 होते हैं। कितने? 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भावात्मक एकता समिति के अनुसार 6 शैक्षिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं? पाठ्यपुस्तक की पुनर्रचना। पाठ्यपुस्तक की पुनर्रचना किसके अंतर्गत है? भावात्मक एकता के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों 10 होती है। अब इस पर बात करें दोस्तों, तो सबसे पुराने वेद को दोस्तों ऋग्वेद कहते हैं, ठीक है। सामवेद हुआ, फिर यजुर्वेद हुआ, फिर अथर्ववेद, यानी दोस्तों वेदों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। सबसे पुरानी वेद कौन है? ऋग्वेद। अगर गायत्री मंत्र की बात करें दोस्तों, या वीणा वर्धन ऐसे करके, तो दोस्तों आपका ऋग्वेद आता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, DBEP का मतलब क्या? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। इसका हिंदी में क्या हुआ? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। इसका इंग्लिश से फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। नोट कर लीजिएगा आप लोग कहीं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बालक के नैतिक मूल्यों का विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो दोस्तों किसमें है? प्रार्थना सभा में, पूर्ण समाजीकरण में और बुद्धि में। तो ये नैतिक विकास होता है, क्योंकि जब बच्चा प्रार्थना करना सीख जाता है, समाज में अच्छे से रहना सीख जाता है, तो उसके जो नैतिक चरित्र की बात होती है, उसका विकास का महत्वपूर्ण। विकास का अर्थ है दोस्तों, विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन, क्योंकि देखिए जब किसी के अंदर विकास होता है तो गुणात्मक एवं विकास होता चला जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है यहाँ पे, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? दोस्तों अलार कलाम जी थे, जो गौतम बुद्ध के कौन थे? पहले गुरु थे। अगर यही बात की जाए, गौतम बुद्ध को शिक्षा कहाँ प्राप्त हुई दोस्तों? तो बोध गया में। बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में। और यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट बात आती है दोस्तों, जो गौतम बुद्ध भगवान थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है, शुल्ब सूत्र किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों हिंदू धर्म से संबंधित है। अगला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन है? दोस्तों आप जानते हैं सावित्रीबाई फुले जो है भारत की पहली महिला शिक्षिका हैं। अगला क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? दोस्तों तो ज्यामिति से। किससे? ज्यामिति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक। अगर त्रिपिटक का संबंध पूछे दोस्तों तो बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक को पाली भाषा में क्या अर्थ है? दोस्तों 3 टोकरियाँ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? 3 टोकरियाँ। मतलब त्रिपिटक को पाली भाषा में 3 टोकरियाँ कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय दोस्तों क्या होता है? इन सभी विषय में मस्तिष्क में अपने तर्क करना पड़ता है, तर्कना शक्ति बढ़ती है, इसलिए इसमें तर्क प्रधान होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने दिमाग में तर्क करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सवाल हुआ तो अपने दिमाग में विचार करते हैं, कहीं नदियों की बात आ गई, पहाड़ों की बात आ गई, तो आप लगते हैं सोचने, तर्क करते हैं अपने दिमाग में। अगला क्वेश्चन इस यूनिट का है दोस्तों, नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार जी हैं। कौन है दोस्तों? राजीव कुमार जी। यदि कोई भी क्वेश्चन बाय मिस्टेक मुझसे हो जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए, और मैं आशा करता हूं मैं आपको इंपॉर्टेंट नोट्स दे पा रहा हूं। अगला दोस्तों नोट्स आपको मिलेगा जनसंख्या शिक्षा का कल दोपहर में 2 बजे, ठीक है, एक साथ 5 यूनिट का। दोस्तों अब आते हैं यूनिट नंबर 4 पे। यूनिट नंबर 4 पे काफ़ी इंपॉर्टेंट देखते क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भाषा समस्या की जटिलता के कारण है। क्या क्या कारण है दोस्तों? आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सांस्कृतिक। ये 3 कारण होते हैं जो भाषा की समस्या को जटिलता कारक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद के सुझाव क्या है दोस्तों? संपर्क या राष्ट्रभाषा हिंदी। दूसरा, अहिंदी भाषी कोई प्रांतीय भाषा आवश्यक, दक्षिण तमिल भाषा को महत्व देना। ये चीज़ें इसमें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक छात्र को कितनी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए? दोस्तों 3, क्योंकि माध्यमिक स्तर कहता है कि यदि किसी भी छात्र को 3 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है,
वर्तमान में भारत 2019-20 में कितने राज्यों में मुक्त विश्वविद्यालय में कार्यरत है? मतलब अभी 2019-20 के आंकड़ों के द्वारा कितने भारत में ऐसे राज्य हैं जहां मुक्त विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं? दोस्तों 14 राज्य ऐसे हैं। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में राजर्षि टंडन महाविद्यालय है। इस प्रकार से चीज़ें आप समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर बाबा साहेब, देखिए ध्यान से, भीमराव नहीं है दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय कहाँ है? दोस्तों गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में। अगला क्वेश्चन क्या है? दूरस्थ शिक्षा प्रणाली कैसी है? ये अनौपचारिक है। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली क्या है? अनौपचारिक है। दूरस्थ शिक्षा प्रयोग कब हुआ था? दोस्तों 1982 में सर्वप्रथम दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग हुआ था। परीक्षा का महत्व क्या है अगर पूछा जाए तो दोस्तों परीक्षा का दो महत्व, एक होता है बाह्य और एक होता है आंतरिक, यानी बाह्य परीक्षा और आंतरिक परीक्षा, ये इसके महत्व में आते हैं। अगला क्वेश्चन है परीक्षा के कौन कौन से गुण हैं? तो पहला गुण है क्या? तुलनात्मक आधार, फिर आपका होता है तुलना का आधार, दूसरा होता है प्रमाण पत्र का आधार, तीसरा होता है मापदंडों की स्थिति। यानी सबसे पहले हम स्टूडेंट में कंपैरिजन करते हैं, फिर उनको एक सर्टिफिकेट देते हैं, प्रमाण पत्र देते हैं, फिर मापदंडों की स्थिति बताते हैं, कौन फर्स्ट डिवीजन कौन सेकंड डिवीजन पास है। अगला क्वेश्चन है अध्यापक की शिक्षा आवश्यकता है। दोस्तों क्या है? शिक्षा के व्यवसाय के रूप में मनोवैज्ञानिक समझ, संसाधन और समुचित उपयोग, तो दोस्तों इस प्रकार के रूप में होती है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यवसायिक मानक का विकास दोस्तों कब हुआ? सन 2022 में। अगला क्वेश्चन सामाजिक गतिशीलता व्यक्तियों या समूहों का एक सामाजिक संस्करण से दूसरे सामाजिक संस्करण में संचलन है। दोस्तों किसने कहा था? बोगार्ड्स ने कहा था। किसने कहा था? बोगार्ड्स ने कहा था। अगला क्वेश्चन है शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यवसाय का मानक विकास किस वर्ष तक किया गया? दोस्तों वर्ष 2022 तक किया गया। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है यूनेस्को का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन यूनेस्को ने किस वर्ष तक्षशिला विश्वविद्यालय में विरासत स्थल की घोषणा की थी? 1980 में यूनेस्को ने तक्षशिला को विश्व विरासत के रूप में घोषित किया। अगला क्वेश्चन शिक्षण के प्राथमिक तरीके क्या हैं? पहला है बहस, दूसरा है चर्चाएं। ये दोनों आपके प्राथमिक तरीके माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राचीन शिक्षा प्रणाली किस पर आधारित है? दोस्तों तो सही ऑप्शन है वेद और ब्राह्मण, उपनिषद और धर्मसूत्र, इस पर आधारित आपके हैं। अगला क्वेश्चन बहुभाषिकता मात्र घर की भाषा से प्रारंभ करके विद्यालय और भाषा को जोड़ने की ओर बढ़ता है। तो दोस्तों बता दें बहुभाषिकता क्या है? पहला मातृभाषा को घर की भाषा से जोड़कर विद्यालय और भाषा को जोड़ने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली अभिनव प्रणाली है। दोस्तों कौन प्रणाली है? अभिनव प्रणाली। जब प्राथमिक पे कविता शिक्षण की बात करें तो अभिनव प्रणाली में आता है। मौन वाचन शुरू किया जाना चाहिए कक्षा 3 से। मौन वाचन कब से? कक्षा 3 से शुरू कर दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली में परिगामित पद नहीं है। दोस्तों कौन सा पद नहीं है? तो मूल्यांकन की पद नहीं है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा अनधिकृत मूल्यांकन नहीं है? दोस्तों तो दंत कार्य यानी अधिकृत मूल्यांकन नहीं है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सी भाषा प्रादेशिक भाषा व का प्रमुख घटक है? दोस्तों राज्य भाषा। जो राज्य भाषा होता है प्रादेशिक भाषा का मुख्य घटक होता है, क्योंकि उस राज्य के लोग उसी भाषा में बोलते हैं। तो दोस्तों ये रहा यूनिट नंबर 4 आपका समाप्त हुआ। अब शुरू करते हैं दोस्तों यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 शुरू होने से पहले मैं सभी दोस्तों को इन्फॉर्मेशन दे दूं, जितने भी लोग बीपीएससी का फॉर्म डाल रखे हैं उन सभी के लिए बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। पर डे प्रैक्टिस होगा, 120 क्वेश्चन का सेट होगा, जिसमें मैथ, रीजनिंग और जीएस आपके देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों जितने भी लोग सीटेट में इस बार अपीयर है 20 जो आपका पेपर होने वाला है उसमें सीटीपी के क्वेश्चन को कवर कराया जाएगा। तो आप सभी लोग दोस्तों चैनल पे बने रहें। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहाँ से आपसे ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? NEP दोस्तों क्या है? NEP 2020 MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की स्थापना की मांग किसने की? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा हुआ था, यानी NRF। यानी कि MHRD की स्थापना की मांग किसने की थी? NRF ने। ठीक है,
अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के वर्तमान कुलपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी। कौन है? रामनाथ कोविंद जी। अगला क्वेश्चन है, मूल्य ह्रास का एक कारण हो सकता है जनसंख्या विस्फोट। जब अधिक जनसंख्या हो दोस्तों तो क्या होगी? मूल्य में कमी आएगी, इंसान की वैल्यू गिर जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल संबंधित प्रावधान की संख्या है कितनी दोस्तों? 6। कितनी है? 6। यहाँ संविधान से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान में मूल संबंधित प्रावधान कौन कौन है दोस्तों? समानता, न्याय और स्वतंत्रता। ये तीनों आपके मूल संबंधित प्रावधान में आते हैं। समानता मतलब क्या होता है? किसी के बीच में छुआछूत न रखा जाए, समानता का अधिकार। न्याय मतलब सही से निर्णय दिया जाए, और स्वतंत्रता मतलब सभी लोगों को अपनी अपनी बात रखने की भारत में क्या स्वतंत्रता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने कितने मूल्यों पर जोर दिया था? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 11। 11 मूल्यों पर गांधी जी ने जोर दिया था। अगला क्वेश्चन है, मूल्य शिक्षा के प्रकार निम्न में से कौन सा? दोस्तों पहला है व्यक्तिगत मूल्य, दूसरा सामूहिक मूल्य। तो 2 प्रकार के मूल्य होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्यक्तिगत मूल्य का उदाहरण है। पहला ऑप्शन कृतज्ञता, फिर अनुशासन, फिर सहानुभूति। अगर तीनों ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों तो आपको सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। मूल्य शिक्षा के कितने प्रकार हैं दोस्तों? 2 प्रकार होते हैं। मूल्य शिक्षा के कितने? 2 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा सामाजिक मूल्य है? दोस्तों ईमानदारी जो है ना सामाजिक मूल्य, क्योंकि समाज में यदि किसी भी व्यक्ति, किसी भी छात्र के अंदर ईमानदारी रहेगी तो उसका सबसे बड़ा योगदान होता है। अगर एक बार आप चोरी या बेईमानी कर लेते हैं, जैसे कि आजकल खर्चे के पैसे नहीं निकल रहे हैं तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मम्मी पापा का पॉकेट मार लेते हैं, तो उससे दोस्तों दिक्कत हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, मूल्य शिक्षण का तात्पर्य है दोस्तों किससे? व्यक्तिगत का बहुआयामी विकास से। जो व्यक्तिगत से बहुआयामी विकास से क्या होता है? मूल्य शिक्षण का तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है, विश्वास की कोई चीज एवं वांछनीय किसमें दोस्तों? मूल्य में। किसमें? मूल्य में। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, निम्न में से कौन जून 2017 में, कब? जून 2017 में नवगठित ड्राफ्टिंग NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अध्यक्ष थे दोस्तों? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। कौन थे? डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी थे, इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सुधार स्कूल की संरचना क्या है दोस्तों? तो 5 3 3 4 दोस्तों 5 की बात करें, इसे प्री प्राइमरी कहते हैं दोस्तों। क्या? प्री प्राइमरी कहते हैं। और ये दोस्तों होता 3 से लेके 5 तक जो आपका प्राइमरी होता है दोस्तों, ये होता है आपका माध्यमिक, और ये होता है दोस्तों उच्च माध्यमिक। ठीक है ना? तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, शिक्षण एक क्रिया है छात्र और शिक्षक के मध्य। देखिए जो टीचिंग होती है दोस्तों ना, जो टीचिंग होती है वो छात्र और शिक्षक के मध्य। ऐसे नहीं कि क्लास में कोई बच्चे नहीं है आज छात्र जाके शिक्षक जाके बड़बड़ाने लगे। तो शिक्षक और छात्र दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है शिक्षक के क्रिया में, शिक्षण क्रिया में, टीचिंग में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? पहला है शिक्षण कार्य के प्रति कार्यशाला। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे व्यक्तिगत गुण शिक्षक प्रभावित किया? दोस्तों लेखांकन। किसको? लेखांकन को किया। अगला क्वेश्चन, NCTE को स्वतंत्र वैधानिक संस्था का दर्जा कब मिला? दोस्तों 1993 में NCTE को दोस्तों, NCTE के बारे में इसके पहले मैंने बताया था, इसके पहले वीडियो काफ़ी NCTE दोस्तों इसके बारे में बताया गया था। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन आपका है, शिक्षक के व्यक्तित्व संबंधित गुण कौन कौन से हैं? तो दोस्तों अच्छा स्वास्थ्य पहला होना चाहिए, वेशभूषा, नेतृत्व शक्ति। आप सबसे पहले शिक्षक के जो व्यक्तित्व गुण है अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। ये नहीं कि जाके क्लास में आराम से बीमार हो जाए या बच्चों को पढ़ाने में अस्वस्थ हो। सबसे पहले स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए अच्छे शिक्षक का। वेशभूषा से होनी चाहिए, फटा पूरा पैंट नहीं पहन के, जूता नहीं पहन, क्योंकि इससे बच्चे के मनोबल में गिरावट आती है। नेतृत्व की शक्ति, कम से कम बच्चों को संभाल सकें, उनके अंदर लीडरशिप होनी चाहिए। तो शिक्षक के यही आपके गुण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के मुख्य रूप से कितने गुण की आवश्यकता है? दोस्तों 4 गुणों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? अगला क्वेश्चन है, शिक्षक राष्ट्रीय एकता में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? दोस्तों उचित समय, उचित समन्वय, सामाजिक राष्ट्रीय, विभिन्न सांस्कृतिक का ज्ञान। दोस्तों समय समय पर उचित समन्वय, कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का काम होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विद्यार्थी के लिए विद्यालय में किस प्रकार की शिक्षा, शारीरिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, 3 प्रकार की शिक्षाएँ होती हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन दोस्तों है, शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिकाएं कौन सी हैं? नैतिक विकास, सामाजिक न्याय और मानव अधिकार।
तो ये सभी विकास की भूमिकाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये रहा मैंने आपको